हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट हैं, यानी बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री कर रहे हो अगर आप फोर्थ ईयर में, तो आपके पास ये सब्जेक्ट हो सकता है जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑन साउथ इंडियन पास सेकेंड विजयनगर। तो विजयनगर जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है डीएससी में, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 पर्सपेक्टिव ऑन साउथ इंडियन पास्ट विजयनगर का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, यूनिट फर्स्ट और सिलेबस भी। तो आपने अगर वो नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप जाके वो देखिएगा। देन आपको क्या करना है, देन आपको ये पार्ट 2 देखनी है, मतलब यूनिट 2 देखना है, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो एक साइड इंग्लिश मीडियम में दिख रहा होगा आपको, एक साइड हिंदी मीडियम दिख रहा होगा पीडीएफ। तो बहुत मीडियम के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ से पीडीएफ का एक्सेस कर सकते हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है आज यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो हमारे यूनिट नंबर 2 में हमें बेसिकली विजयनगर की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो पहले मैंने आपको कुछ जो फर्स्ट पेज है उसमें मैंने आपके लिए जो चित्र है, पोस्टर है, वो लगा दिया है, जिससे आप जब पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपके लिए आसान होगा समझना। ठीक है, उसके लिए मैंने लगा दिया है। चलिए हम यूनिट 2 देखते हैं। हमारा यूनिट नंबर 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एग्रीकल्चर एंड अर्बन, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना क्या थी विजयनगर साम्राज्य में। कृषि और शहरी, यानी जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें कृषि और शहरीकरण द्वारा ही क्या करी जाती थी, उसकी अर्थव्यवस्था चलती थी विजयनगर की, उसी को हमने पढ़ना है इसमें। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो दक्षिण भारत के मध्यकालीन समाज की आर्थिक संरचना जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल थी, संगठित थी और बहुआयामी थी, यानी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स थी, ऑर्गेनाइज थी और मल्टीफेस्टेड थी। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था केवल कृषि उत्पादन तक ही सीमित नहीं थी। जो विजयनगर साम्राज्य था वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं करता था, बल्कि साथ साथ क्या करता था, वो मंदिर, नगर, व्यापार, शिल्प, मुद्रा, इन सब में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, यानी सक्रिय था। तो विशेष रूप से विजयनगर काल जो था उसमें जो है विजयनगर की जो अर्थव्यवस्था थी उसके कारण ही उसकी राजनीतिक में स्थिरता थी। मतलब उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था, स्थिरता देखने को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था थी। जब किसी साम्राज्य के पास अच्छे खासे पैसे होंगे तभी वो साम्राज्य फल फूल पाएगा, युद्ध कर पाएगा और अच्छे अच्छे निर्माण कर पाएगा और अपनी समृद्धि को बढ़ा पाएगा। वहीं सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी इसी कारण बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें हम देखते हैं कि विजयनगर में बहुत सारे मंदिर का निर्माण किया जाता है सांस्कृतिक विरासत के रूप में। विजयनगर, जैसे हम्पी, आप जानते हैं यूनेस्को ने भी उसको विश्व धरोहर स्थल माना है। तो ये सब क्या है, उसकी शक्ति को दिखाता है। तो कृषि इस जो है इस संपूर्ण आर्थिक ढांचे की आधारशिला थी। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जो पैसे विजयनगर साम्राज्य कमाता था अपनी राजकोष में, वो सब एग्रीकल्चर से आता था, एग्रीकल्चर लैंड से आता था, टैक्स से आता था। ठीक है, तो कृषि से उत्पन्न जितने भी जो पैसे होते थे उससे जब होता था तो क्या करते थे, मंदिरों का विस्तार करते थे विजयनगर के शासक, जिनको विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था, राय कहा जाता था। नगरों का विकास करते थे, व्यापार की गतिविधि बहुत ज्यादा उन्होंने फैलाया था। तो दक्षिण भारतीय अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख संरचनाएं थी। मतलब विजयनगर साम्राज्य में अर्थव्यवस्था की दो संरचना थी। मतलब जो विजयनगर है वो दो तरीके से अपने पैसे कमाता था, एक कृषि से और एक शहरी व्यवस्था से। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मंदिर अर्थव्यवस्था क्या थी, मंदिर राज्य का संबंध कैसा था और सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था। मतलब विजयनगर के साम्राज्य में जो शहर था उसका अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ाव था। शहर में ही मंदिर होते थे जो कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता था। राज्य और मंदिर दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते थे। मंदिर की ही सहायता से विजयनगर ने अपने ज्यादा से ज्यादा भूमि का विस्तार किया था और इसका समाज पे और अर्थव्यवस्था पे, कल्चर पे, सब पे एक प्रभाव पड़ा था। उसको जानते हैं। सबसे पहले मंदिर अर्थव्यवस्था की अवधारणा को जानते हैं। दक्षिण भारत की जो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था थी उसमें मंदिर केवल धार्मिक आस्था ही नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा ये
केंद्र थी किसका, शहर का केंद्र होती थी और अर्थव्यवस्था का केंद्र होती थी। तो जो मंदिर है उसके द्वारा अर्थव्यवस्था चलाई जाती थी, शहर को चलाया जाता था। तो मंदिर बहुत ज्यादा शक्तिशाली एक संस्था होती थी दक्षिण भारत की, ठीक है। तो मंदिर क्या करती थी, कृषि, व्यापार, शिल्प, रोजगार, इन सभी को संगठित करके एक व्यापार आर्थिक व्यवस्था निर्माण करती थी। मंदिर ही कंट्रोल करती थी किसको, कृषि को, व्यापार को, शिल्प को, सभी चीजों को, जो मंदिर के पुजारी वगैरह होते थे। तो व्यवस्था को मंदिर द्वारा चलाया जाता था, तो इसलिए मंदिर अर्थव्यवस्था कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य को। मंदिर के पास क्या होते थे, बहुत ज्यादा भूमि होती थी, क्योंकि राजा जो है वो मंदिरों को दान दिया करते थे भूमि। और मंदिरों के पास जो भूमि होती थी वो भूमि वो क्या करते थे, वो लगा देते थे किराए पे, जिससे खेती वगैरह होती थी और उससे टैक्स भी वसूलते थे और लैंड की पैसे भी आते थे। और इस पैसे से वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे आसपास के एरिया को। तो भूमि, धन, अन्न भंडार, तो श्रमिक वर्ग, इन सब क्या है, मंदिर द्वारा ही चलाए जाते थे। जिससे मंदिर की कह सकते हो कि एक तरफ से मंदिर जब पैसे कमाता था इन सब चीज से, तो सड़क बना देता था या नहर का निर्माण कर देता था, गांव में कुएं का निर्माण कर देता था। तो जो काम राज्य को करना चाहिए वो काम मंदिर करता था, और ये मंदिर भी की भूमि देने वाला राज्य ही होता था। तो मतलब क्या कह सकते हो कि राज्य और मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ट्रेडिशनल ऑफ डोनेटिंग लैंड टू टेम्पल्स की बात करें कि मंदिर को भूमि दान की परंपरा क्या थी। मंदिरों को राजाओं द्वारा, मतलब राय द्वारा, जो विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहते हैं, तो राय द्वारा क्या करा जाता था, बहुत ज्यादा भूमि दान की जाती थी, ठीक है। मंदिरों को भी की जाती थी, और कह सकते हो इसको हम कहते थे नैनकार सिस्टम, ठीक है। तो नैनकार क्या होता था, जैसे आपने इक्ता पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में, इक्ता क्या होती थी, एक भूमि का टुकड़ा होती थी। वैसे नैनकार क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा होता है। जैसे इक्ता में क्या होती थी, वो भूमि का मालिक होता था जिसको इक्ता दिया जाता था, वैसे ही नैनका जो नायक है वो नैनकार भूमि का मालिक होता था। जैसे इक्ता में इक्तेदार के पास अपनी सेना होती थी और राज्य को वो समय आने पे मदद करती थी, वैसा ही बिल्कुल नायक के पास अपनी सेना होती है और अपना टैक्स वसूलता है, सेम टू सेम है। बस फर्क क्या है कि जो इक्तेदार होते थे यानी दिल्ली सल्तनत में, उसके पास स्वतंत्रता नहीं होती थी, ठीक है। बट जो विजयनगर साम्राज्य में जो नायक थे उनके पास खुद की स्वतंत्रता होती थी, खुद के सिक्के चला सकते थे, खुद के कानून नियम चला सकते थे। तो क्योंकि दक्षिण भारत का जो शासन था वो विखंडित शासन था, केंद्र को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। कई सारे ऐसे नायक हैं, जिसका एक बहुत बड़ा नायक है जिसका नाम है तिम्बा। तिम्बा एक विजयनगर साम्राज्य का बहुत फेमस, बहुत बड़ा एक नायक है, जिसके पास बहुत ज्यादा भूमि थी और उसका कंट्रोल इतना ज्यादा था कि जब तिम्बा ने सिक्के चढ़वाए थे, विजयनगर के आप सिक्के देखते हो तो आपको जो विजयनगर के राय हैं यानी राजा है, उस राजा के पीछे उस तिम्बा की तस्वीर दिखाई देती है। और वो तस्वीर ये दर्शाती है, क्योंकि सिक्के पर राजा के अलावा किसी और की तस्वीर हो नहीं सकती, हमने कहीं देखा नहीं। अगर किसी नायक की छवि है तो वो बहुत पावर दिखाता है कि उस नायक के पास बहुत ज्यादा पावर थी, ठीक है, ऑटोनॉमी थी उसकी खुद की। तो मंदिर अर्थव्यवस्था की बात करें तो मंदिर अर्थव्यवस्था का आधार भूमि दान होता था। राजा, सामंत, अधिकारी और धनी जो व्यक्ति है वो मंदिरों को क्या करते थे, ये सब भूमि को दान किया करते थे। सामंत में वही आ जाएंगे जो मैंने नायक बताया आपको, ठीक है। तो धार्मिक पुण्य की प्राप्ति के लिए राजा, सामंत और अधिकारी मंदिरों को भूमि देते थे। राजनीतिक वैधता स्थापना करने के लिए भी राजा ने दे दी, नायक ने दे दी, कि उसके आम जनता खुश हो जाए। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी दे देते और स्थानीय जनता का समर्थन पाने के लिए भी। जैसे आज भी मंदिर में पॉलिटिक्स होता है, वैसे ही पॉलिटिक्स मंदिर पे भी की जाती थी एक तरफ से। तो भूमि दान को पवित्र कार्य माना जाता था और स्थायी रूप से मंदिर के नाम पे जनता को क्या करा जाता था, अपने अंदर मिलाया जाता था। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो, विजयनगर साम्राज्य जो है वो कहाँ पे उभरा था, तुंगभद्रा नदी, हम्पी है ना, जो कि तुंगभद्रा नदी है, रायचूर के द्वार पे जो कृष्णा और कावेरी नदी है उसके बीच में उभरा था। तो जो कर्नाटक का एरिया था, वो कर्नाटक के एरिया में हम्पी में जो लोग प्रशासन में थे वो संस्कृत बोलते थे, बट उसके पास आसपास के जो लोग थे वो लोग क्या बोलते थे, कर्नाटक में तो कन्नड़ वाले लोग थे, तो कन्नड़ के लोग थे। बट विजयनगर साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, ठीक है, नीचे तक। तो जो नीचे का एरिया था वहां पे तेलुगु, तमिल, ये सब बोलने वाले लोग थे। अब भाषा लोगों की क्षेत्र पहचान थी, और भाषा को लेके लोग आज भी दक्षिण भारत में इतने मतलब देखते हो कि हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उस समय भी एक्सेप्ट नहीं करते किसी भाषा को। तो क्या करते थे विजयनगर के शासक, उन जो एरिया है, जैसे कि मान लो कर्नाटक से तमिलनाडु में अगर विजयनगर साम्राज्य वहां पे भी फैला है, तो वहां का मंदिर को वो लोग कंट्रोल करते थे, और मंदिर को वो क्या करते थे, पैसे देते थे, भूमि दान देते थे, और कहते थे कि आप अपनी भाषा में ही प्रचार करो। तो और मंदिर के लिए जब पैसा देते थे और उन्हीं की भाषा में अगर उनका प्रशासन चलाया जाता था, तो इससे जनता क्या है, सोचती थी कि हमसे भाषा का भी बदलाव नहीं करा जा रहा है और हम पे कोई चीज थोपा नहीं जा रहा। तो ऐसे ही करके एक डिप्लोमेसी के तहत क्या है,
जो विजयनगर साम्राज्य है वो चलाया जा रहा था। टेम्पल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें मंदिर और कृषि उत्पादन की, तो मंदिर भूमि पर होने वाला कृषि उत्पादन अनेक उद्देश्य से किया जाता था, जैसे कि दैनिक पूजा अर्चना के लिए भूमि दान की जाती थी, बड़े बड़े धार्मिक उत्सव में कोई भूमि दान कर देता था, मंदिर कर्मचारी के भरण पोषण के लिए भी कोई कर देता था, दान और भोजन। तो बहुत सारी चीजें आज भी मंदिरों में जैसे दान होती है, ठीक है। तो टेम्पल्स एंड जॉब्स, तो मंदिर कैसे रोजगार को पैदा करता था विजयनगर साम्राज्य में, उसको जानते हैं। तो मंदिर अर्थव्यवस्था ने समाज के लिए रोजगार दिए थे। मंदिर क्या कर रहा था, किसानों को, जैसे कि मंदिर के पास बहुत सारी भूमि थी, तो वो भूमि को क्या करता था, किराए पे लगाता था। अब वो जो खेती करता था, अब खेती करेगा तो उसमें किराए के वो रखेगा, मजदूर रखेगा, किसान रखेगा, जिस है ना। तो वो किसान क्या करते थे, उनको काम मिल जाता था। पुजारी, मंदिर है, जितने मंदिर बने उसमें पुजारी रहेंगे, काम करने वाले, सफाई करने वाले, नृत्य करने वाले, पुस्तक लिखने वाले, सफाई करने, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं मंदिर में, तो उनकी भी जॉब मिलती थी उनको। रसोइये होते थे तो उनको भी जॉब मिलती थी, नृत्य के गए, मूर्तिकार होते थे। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं मंदिर क्या कर रहा था, विजयनगर साम्राज्य में एक शहर का निर्माण कर रहा था और एक रोजगार निर्माण कर रहा था लोगों के लिए। तो टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स की बात करें तो मंदिर और शिल्पकला की, तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के निर्माण और सजावट जो है वो शिल्पकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, क्योंकि मंदिर हम देखते हैं द्रविड़ शैली में एकदम उत्कृष्ट मंदिर बनाए गए हैं, है ना, जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर हो गया, है ना, हम्पी विरूपाक्ष मंदिर। तो हम्पी जो शहर है वो भी, जो नाम है वो भी धार्मिक दृष्टिकोण से रखा गया है। जो हम्पी था कर्नाटक में, उनकी एक स्थानीय देवी होती थी पंपी देवी। तो पंपी देवी के नाम पे ही जो है, जो कि पार्वती का स्वरूप बाद में उसको बताया गया, उसके बिहाफ में मतलब क्या करा गया था, हम्पी नाम रखा गया था राजधानी का। और विजयनगर साम्राज्य को एक शुरू में कैसे वैसे तो विजयनगर साम्राज्य वैष्णव धर्म को मानने वाला था, मतलब वैष्णव संप्रदाय से था, पर शुरू में जो विजयनगर साम्राज्य है उसके 5 जो वंश थे, जिसमें सबसे पहला था संगम। तो संगम जो था वो शैव को मानने वाला था। तो विरूपाक्ष और हम्पी की जो विवाह है, यानी शिव पार्वती के विवाह में उसको दिखाया जाता है। तो जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें 5 डायनेस्टी हुई थी, जैसे संगम थी, सुलुव थी, तुलुव थी, अरुविदु थी, ठीक है। तो मंदिर के निर्माण और सजावट में शिल्पकार बहुत ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट होते थे। पत्थर की मूर्तियां होती थी, स्तंभ होते थे, भित्ति चित्र होते थे, बहुत सारी ऐसी आर्ट की फॉर्म की चीजें होती थी जो मंदिर द्वारा क्या करती थी, शिल्पकारों को संरक्षण दिया जाता था। इसलिए जितने भी उस समय कलाकार होते थे, चाहे वो मूर्ति निर्माण करे, भित्ति चित्र बनाते थे, स्तंभ बनाते थे, तो इन सब की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी और इन सबको रोजगार भी मिलता था। तो टेम्पल्स एंड ट्रेड की बात करें कि मंदिर और व्यापार एक दूसरे से कैसे जुड़ा था, तो मंदिर केवल उपभोक्ता नहीं थे, यानी मंदिर सिर्फ कंज्यूम ही नहीं करता था, बल्कि क्या करता था, व्यापारिक गतिविधि में भी भाग लेता था। जैसे कि अनाज का क्रय विक्रय कैसे किया जाए, मंदिर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। जैसे बड़े बड़े मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर हो गए, है ना, आज भी दक्षिण भारत के जैसे फेमस जो मंदिर है। और अगर विजयनगर की विशेषकर बात करें तो वो अपने एरिया और अपने जो शहर है उसको कंट्रोल करते थे, ठीक है। वस्त्र और धातु उत्पाद खरीदते थे, दान स्वरूप वस्तुओं का पुनर्वितरण करते थे। तो ये सब क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे थे। इससे स्थानीय बाजार को क्या मिल रही थी, गति मिल रही थी और बाजारों से ये लोग खरीदा करते थे। तो टेम्पल स्टेट रिलेशन की बात करें कि मंदिर और राज्य, यानी मंदिर और राजा, राय जो होते थे विजयनगर साम्राज्य के, उन दोनों में कैसे एक दूसरे से जुड़े थे, संबंध था। तो पारस्परिक एक निर्भरता थी, यानी राय मंदिर से निर्भरता कह सकते हो कि सहायता लेता था और मंदिर राजा से सहायता लेती थी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो राज्य और मंदिर के बीच संबंध बहुत ज्यादा लाभ आधारित था। मंदिर को राजा से लाभ होता था, राजा को मंदिर से लाभ होता था। तो राजा मंदिर को भूमि और धन देता था, जबकि मंदिर राजा को धार्मिक समर्थन देता था और स्वीकृति भी प्रदान करता था कि ये एक फेमस, मतलब जैसे पैसे वैसे दे दिए और एक नाम उसका बनाता था। तो राजनीतिक वैधता का स्रोत था मंदिर। मंदिर ने राजा के नाम से दान दिए थे। जब मंदिर के पास इतनी भूमि होती थी और वो दान देता था तो फिर राजा के नाम पे देता था दान, जैसे मंदिर बनवा दिया और मंदिर का राजा का नाम, तो राजा का गुणगान होता था और राजा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता था। तो जो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम वाले भी लोग थे और विजयनगर साम्राज्य में सब आते थे। तो ये लोग क्या है, अपनी भाषा को छोड़ के एक मंदिर, भगवान जो ऐसी चीज होती है जिससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, फिर भाषा को भी लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं और वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही, क्षेत्रीय भाषा में ही उनके धर्म को उन तक पहुंचाया गया था। तो
धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से राजा को धर्मरक्षक के रूप में दिखाया गया था। कैसे कि जो राजा है विजयनगर साम्राज्य की, ये विष्णु के अवतार है और ये विष्णु से ऊपर नहीं है ना बराबर है, उनसे नीचे है और उन्होंने इनको भेजा है आप जो जनता है उनकी रक्षा हेतु, ऐसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बात करें, प्रशासनिक सहयोग की बात करें विजयनगर साम्राज्य की मंदिर के प्रति, तो कई बार मंदिर स्थानीय प्रशासन में भी भूमिका निभाती थी। बहुत सारे ऐसे प्रशासन के कानून नियम या कुछ ऐसे जो कह सकते हो इवेंट होते थे जिसमें वो भाग लेती थी। कर संग्रह में भी सहयोग करती थी। जैसे कर संग्रह करना हो तो मंदिर द्वारा बहुत ज्यादा टैक्स राजा को दिया जाता था और मंदिर भी टैक्स कलेक्ट करने का कार्य करती थी। सिंचाई संरचना का रख रखाव, जैसे आसपास के गांव मंदिर के हो गए तो वहां पे जैसे जल निर्माण करना हो, नाला बनवाना हो, कुआं खुदवाना हो, तो ये मंदिर खुद ही कर देती थी जो राजा को कार्य करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन में सहयोग करती थी मंदिर। स्थानीय विवादों का समाधान कर देती थी, मतलब मंदिर के आसपास कोई इश्यू हो गया, कोई गांव में कोई पंचायती हो गई, तो मंदिर के पुजारी जाते थे, उस चीज को सुलझा के आ जाते थे। इससे जो प्रशासन है यानी जो विजयनगर का शासक है उस पर जो बोझ है वो बोझ कम पड़ता था। तो सोशल इम्पैक्ट ऑफ द टेम्पल इकोनॉमी की बात करें कि मंदिर अर्थव्यवस्था का सामाजिक प्रभाव क्या रहा है, तो सोशल स्टेबिलिटी रही है यानी सामाजिक स्थिरता रही है। मंदिर ने विजयनगर साम्राज्य को स्थिरता दिलाई है। अगर मंदिर का सपोर्ट ना ले तो विजयनगर साम्राज्य स्थिर नहीं रह पाता। तो एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बाय द टेम्पल्स एंड मेंटेन्ड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, मंदिर द्वारा क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा रोजगार दिया जा रहा था क्योंकि मंदिर में मूर्ति कला, शिल्प कला, लिखने वाले लेखक होते थे, गायिका होते थे, नृत्य करने वाले लोग होते थे, पुजारी होते थे, रसोइया होते थे, ठीक है, माला बनाने वाले लोग होते थे, वस्त्र बनाने वाले लोग होते थे। तो जिससे क्या है बहुत ज्यादा रोजगार लोगों को मिल रहा था और अन्न वितरण से समाज में स्थिरता बन रही थी। तो मंदिर बहुत ज्यादा भंडारा वगैरह कराता था, अन्न वितरण करता था, जिससे क्या हो रहा था, और मंदिर के पास इतनी भूमि थी कि वो अनाज भी उगवा लेता था किसानों से, तो फिर वो बहुत ज्यादा धन की मतलब अन्न की कमी नहीं होती थी, जिससे जनता संतुष्ट हो जाती थी। तो अकाल और संकट के समय मंदिर क्या करता था, सहायता करता था। जो उसके पास भंडार घर में जो अनाज होते थे, क्योंकि मंदिर को दान में अनाज मिलते थे, मंदिर आपके पास अपनी भूमि भी थी वो उगाता था, तो इतने सारे थे कि राजा की वो सहायता कर देता था। वैसे ही जातीय संरचना पर भी क्या प्रभाव पड़ा मंदिर अर्थव्यवस्था का, कि मंदिर अर्थव्यवस्था ने समाज में जाति विभाजन को भी बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। जाति विभाजन क्यों हुआ, विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग वर्ग निर्धारित थे, इससे जाति विभाजन पड़ा। ब्राह्मण जो है वो पुजारी वगैरह का काम कर दिया करते थे मंदिर में, और क्षत्रिय वगैरह तो राजा में आते थे, जो वैश्य है वो उनको व्यापार में डाल दिया जाता था। बाकी जो शूद्र है उनको मंदिर में ऊंचे काम नहीं दिए जा रहे थे, उनको जैसे कि सफाई करना या बाहर के काम, झाड़ू लगाना या फूल बिनना, ऐसे काम उनको दिया जाता था, जिससे क्या है समाज में जाति भिन्नता भी आ रही थी। तो ये नेगेटिव पॉइंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो सांस्कृतिक विकास की अगर बात करें तो मंदिर में क्या क्या सांस्कृतिक विकास किया गया, मंदिर द्वारा बहुत ज्यादा अपनी संस्कृति का प्रचार किया गया दुनिया भर में। क्यों, क्योंकि मंदिरों में संगीत गाए जाते थे, लिखे जाते थे, नृत्य किया जाते थे, भरतनाट्यम जैसे नृत्य हो गए और कथकली जैसे हो गए, जो कि सांस्कृतिक विरासत थी। साहित्य लिखे जाते थे, है ना, कन्नड़ साहित्य, तमिल साहित्य। इन गतिविधियों ने क्या करा, भारत की संस्कृति विरासत को मजबूत करा और एक पहचान का निर्माण किया। तो मंदिर क्या करती थी, संरक्षित करती थी संस्कृति को। तो मंदिर अर्थव्यवस्था की बट सीमाएं भी थी, कुछ लिमिटेशंस भी थी, यानी कुछ आलोचनाएं भी थी। तो वो क्या थी, हालांकि मंदिर अर्थव्यवस्था ने समाज को स्थापित किया, यानी स्थायित्व दिया, एक स्टेबिलिटी लाई विजयनगर साम्राज्य में। फिर भी कुछ सीमा थी, जैसे कि अत्यधिक भूमि मंदिर के नियंत्रण में चली जाती थी और आम जनता के पास वो भूमि ना रह पाती थी। जनता के पास भूमि नहीं रहती थी और ज्यादा से ज्यादा भूमि किसके पास रहती थी, मंदिरों के पास रहती थी। किसानों पर क्या हो रहा था, कर और श्रम का बोझ इससे बढ़ रहा था, क्योंकि किसानों के पास खुद की भूमि नहीं होती थी, किराए पे काम करते थे और उसमें लोन लेके करते थे, जिससे उन पे बोझ पड़ता था। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा था। जो आर्थिक शक्ति थी वो क्या हो रही थी, केंद्र के पास जा रही थी। जितने भी पैसे टैक्स क्लास कहाँ जाती थी, राय के पास जाती थी। फिर भी समय रूप अर्थव्यवस्था जो है वो चलती रही थी। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे सेकंड यूनिट के, कि इस प्रकार जो मंदिर अर्थव्यवस्था थी विजयनगर साम्राज्य की, उसकी आर्थिक संरचना एक क्या थी, अनिवार्य घटक थी, जिसने कृषि उत्पादन, रोजगार, व्यापार, संस्कृति सभी पे गहरा प्रभाव डाला है। राज्य और मंदिर के सहयोग ने क्या करा है, आर्थिक और सामाजिक ढांचे का निर्माण किया है विजयनगर साम्राज्य में। तो दूसरा टॉपिक है कि डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर, स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज एंड बिजनेस नेटवर्क, यानी हमें पढ़ना है शहरी केंद्रों का विकास, नगरों की संरचना तथा व्यापारिक नेटवर्क के बारे में। तो
बैकग्राउंड से अगर जाने शहरों के बारे में, तो दक्षिण भारत में शहरी केंद्रों का विकास किस पे डिपेंड था? कृषि, मंदिर, अर्थव्यवस्था पे, कृषि और मंदिर पे। जबकि कृषि उत्पादन मतलब आवश्यकता से अधिक होने लगा था, मतलब जितना उनको चाहिए था कृषि के तहत, जैसे कि खाने की पूर्ति हो जाए, उससे अधिक वो लोग उगा पाते थे। और जो अधिक अनाज उगता है तो फिर क्या कर दिया जाता है, उसे बेच दिया जाता है। तो उसका विनियम, भंडार और वितरण करने के लिए क्या करा गया, मतलब उसका लेन देन करने के लिए, बेचने के लिए, भंडार करने के लिए शहरों को बनाया गया। इसी प्रक्रिया में क्या हुआ, नगर यानी शहर को बनाया गया। समझ रहे हो शहर कैसे बने? तो नगर केवल जनसंख्या का केंद्र ही नहीं थे, मतलब सिर्फ जनसंख्या ही नहीं ज्यादा रहती है शहर में, बल्कि प्रशासन शहर से चलता था। व्यापार जितने भी होते थे, लेन देन शहर में होते थे। शिल्पकार, संस्कृति का भी केंद्र, जैसे मंदिर वगैरह, ये सब कहाँ होते थे, शहर में होते। तो शहर इन सभी चीजों का केंद्र था। तो शहरी और व्यापार, शहर क्या था, शहर व्यापार का केंद्र था, है ना। व्यापार नेटवर्क का वाणिज्य गतिविधि सब शहर द्वारा होती थी विजयनगर के। तो मेजर अर्बन सेंटर्स की अगर हम बात करें कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से प्रमुख सेंटर्स थे, केंद्र थे शहर के, तो दक्षिण भारत के अनेक नगर आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुए थे, मतलब अर्थव्यवस्था के तौर पे, और प्रशासन ने उसे बनाए थे। तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे शहर, क्योंकि कृषि जब ज्यादा होती थी तो वहाँ की जो अनाज होता था उसका भंडार और उसको बेचना, अनाज को, वो शहर में किया जाता था। मंदिर के समीप स्थित होते थे, आसपास मंदिरों के आसपास शहर बसाया जाता था। व्यापारिक मार्गों पर बसे थे। शहर द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता होता था, तो व्यापारिक मार्ग था जहाँ हट्टी वगैरह लगाया जाता था, मतलब लोकल मार्केट। तो नगरों का चयन राजनीतिक दृष्टि से भी किया जाता था, ताकि सुरक्षा हो सके संसाधनों की, मतलब अनाज की या जितने भी व्यापार की चीजें, क्योंकि अर्थव्यवस्था बाजार में होती है और बाजार को सुरक्षित करना बहुत जरूरी होता है किसी भी राज्य के लिए। तो ऐसी जगह चुनना था। स्ट्रक्चर ऑफ सिटीज की बात करें, नगरों की संरचना की, तो प्रशासनिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नगरों में राजकीय कार्यालय होते थे, सैनिक ठिकाने और संग्रह का केंद्र होता था। सैनिक जितने भी विजयनगर साम्राज्य के सैनिक, बड़े बड़े, जैसे आज भी दिल्ली जैसे शहर है तो दिल्ली में सारी चीजें होती है ना, हमारे इंस्टीट्यूट, तो वैसे ही हमेशा शहरों में ही ज्यादा चीज होती है। यहाँ के आसपास क्षेत्रों का प्रशासन संचलित होता था और अधिकतर वर्ग नगरों के निवास करते थे। ज्यादातर जो आधिकारिक वर्ग है, जैसे आज भी शहरों में कौन रहते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह रहते हैं ना, तो वैसे ही हर राज्य में रहा करते हैं, ये कॉमन चीज है। तो रिलीजियस स्पेस की बात करें, धार्मिक क्षेत्र की, तो नगरों का केंद्र क्या था, विशाल मंदिर होते थे। मंदिर के इर्द गिर्द शहर बसाया जाता था, तो मंदिर केंद्र में होता था। मंदिर जो है वो धार्मिक गतिविधि के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक केंद्र भी था, मतलब पूजा पाठ और धार्मिक प्रचार तो मंदिर करता था, साथ ही साथ आर्थिक इसलिए था क्योंकि मंदिर क्या करता था, व्यापार को कंट्रोल करता था, मार्केट को कंट्रोल करता था। और सामाजिक इसलिए था, क्यों, क्योंकि मंदिर द्वारा समाज में अन्य कार्य जैसे अनाज का वितरण करना, और कभी कुएं, कभी बांध, ये सब बनाना, छोटे छोटे ये आपसी जो मुद्दे होते हैं उसको सुलझाने का काम करता था। तो मंदिर के आसपास बाजार होते थे, रहने के आवास होते थे जिसमें अधिकारी लोग, बड़े बड़े लोग या व्यापारी लोग रहा करते थे, और शिल्प क्षेत्र विकसित होते थे। तो बाजार और व्यापारिक क्षेत्र की अगर बात करें, मार्केट्स एंड ट्रेंडिंग एरियाज की, तो नगरों में संगठित बाजार होते थे, ठीक है। नगर में क्या होता था, संगठित बाजार होते थे, जहां अनाज, वस्त्र, धातु वस्तुएं, आभूषण, ये सब क्या होता था, वहां पे क्रय विक्रय होता था, मतलब वहां पे बिक्री की जाती थी इन सब चीजों की। क्राफ्ट एरिया की अगर बात करें, शिल्प क्षेत्र की, तो नगरों में अलग अलग शिल्पों के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित होते थे। उसमें उत्पादन और व्यापार दोनों की सुविधा होती थी। शिल्पकार जो है वो सामूहिक रूप से कार्य करते थे। क्राफ्ट एरिया की बात करूं अगर, तो शहरी समाज की संरचना की अगर बात करूं, तो नगरों में समाज विविधतापूर्ण होता था। जैसे आज भी हम देखते हैं शहर में ना तो जाति, ना धर्म, ना कुछ माना जाता है, उसमें सब बहुत ज्यादा टाइप के लोग रहते हैं। तो व्यापारिक लोग रहते थे, शिल्पकार लोग रहते थे, पुजारी रहते थे, अधिकारिक भी रहते थे, श्रमिक वर्ग भी रहते थे, मजदूर भी रहते थे। तो शहरों में बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो विविधता जो है वो गतिशीलता को दिखाती है शहर में, कि कितनी तेजी से काम हो रहा है और सभी मिलजुल के रह रहे हैं। अगर हम इंटरनल ट्रेड की बात करें, आंतरिक व्यापार की बात करें विजयनगर साम्राज्य में, तो रिलेशनशिप बिटवीन विलेज एंड टाउन, यानी ग्राम और नगर का कैसे एक दूसरे से संबंध था, गांव और नगर एक दूसरे से कैसे जुड़े थे, तो ग्राम यानी गांव और नगर यानी शहर, इन दोनों के बीच एक आर्थिक निर्भरता होती थी। क्यों, क्योंकि गांव में ही अनाज वगैरह उगाया जाता था, और वही जो खेती होती थी वो शहर में बिकती थी। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के रूप में काम करता था। अगर आपने इकोनॉमिक पढ़ी हो तो हमेशा से हमारे प्राथमिक क्षेत्र हमारे गांव होते हैं, और द्वितीय क्षेत्र उस पर निर्भर होता है, पहला उस पर निर्भर होता है। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। गांव कृषि उत्पादन नगरों को भेजते थे, और नगर क्या है, उसे ग्रामों तक भेजते थे और आम जनता तक पहुंचाते थे। तो आइटम्स ऑफ ट्रेड की बात करें, व्यापार की कौन कौन सी वस्तुएं विजयनगर में बेची जाती थी आंतरिक व्यापार में, तो अन्न होता था, जैसे अनाज हो गए, कपड़ा हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, धातु हो गए, ये सारे उपकरण आदान प्रदान होते थे, मतलब क्रय विक्रय किया जाता था।
अगर हम ट्रेड रूट्स की बात करें विजयनगर साम्राज्य में व्यापारिक मार्ग की, तो व्यापार स्थल मार्गों के माध्यम से होता था। बैलगाड़ियों और पैदल यात्रियों द्वारा माल ढोया जाता था। मार्गों पर सराय और विश्राम स्थल बने होते थे। सराय क्या होते थे? ये रहने की जगह होती थी। जब सराय उसको कहते हैं, जब कोई व्यापारी जाता है और वो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट दूर दूर व्यापार करने, तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टे करना होता है ना, तो उसको हम सराय कहते हैं या विश्राम स्थल। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बने थे। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड की, यानी बाहरी व्यापार की। तो समुद्री व्यापार का महत्व को जानते हैं, क्योंकि आंतरिक व्यापार तो हो गया हमारे विजयनगर या हमारे देश में ही जो व्यापार होता था, पर एक्सटर्नल ट्रेड होता है यानी एक्सपोर्ट, यानी विदेशों में अपने सामान को बेचना, तो वो समुद्र के माध्यम से ज्यादातर होता था। तो दक्षिण भारत की तटीय स्थिति ने समुद्री व्यापार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया था, क्योंकि दक्षिण भारत क्या है, तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। अरब अरब महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो तीनों जगह से व्यापार समुद्री तट से होते थे। तो समुद्र के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में क्या करा जाता था, संपर्क करा जाता था, ट्रेड किया जाता था। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता था। कुछ वस्तुएं विदेशों से भारत लाई जाती थी और बहुत सी वस्तुएं भारत से विदेशों में बेची जाती थी। दक्षिण भारत से वस्त्र हो गए, मसाले हो गए, धातु हो गए, उत्पाद हो गए, आभूषण हो गए, ये सब चीज क्या करा जाता था, विजयनगर साम्राज्य से और भारत से मतलब बाहर भेजा जाता था। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड कल्चर इम्पैक्ट की अगर बात करें, तो आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव की, तो बाहरी व्यापार से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो रही थी। जब विदेशों का पैसा आता है हमारे देश, तो हम धनी होते हैं, तो ज्यादा धनी हो रही थी। सांस्कृतिक भी आदान प्रदान होता है। व्यापार क्या करता है, एक कल्चर को दूसरे कल्चर से जोड़ता भी है, नए विचार लाता है, नई तकनीक लाता है, नई कला शैली लाता है, तो कहीं ना कहीं संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा था। बिजनेस नेटवर्क एंड स्टेट्स की बात करें कि व्यापारिक नेटवर्क और राजस्व की, तो राज्य व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करता था। इसके बदले व्यापारी कर और शुल्क देते थे, और यह सहयोग दोनों की शक्ति को बढ़ाता था। मतलब कि राज्य जो है वो व्यापार से कनेक्ट थे। राज्य जो है, जब भी कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो उसकी सामान की लूटपाट ना हो जाए, इसके लिए क्या करता था, जो राज्य है, राय है, राजा है, वो व्यापारियों को संरक्षण देता था, और संरक्षण के बदले वो जो व्यापारी है वो राजा को पैसे, टैक्स देता था, शुल्क देता था। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर थे। तो व्यापारिक समुदाय की भूमिका क्या होती थी, यानी इनका रोल क्या होता था, उसको जानते हैं हम। ठीक है, बिजनेस कम्युनिटीज का, तो व्यापारिक यूं ने क्या करा, नगरों का विकास किया, नगर बसाए, उसमें बहुत ज्यादा मंदिर, व्यापार, इन सब का केंद्र रखा। मंदिर को दान देते थे कौन, व्यापारी, और सार्वजनिक निर्माण कार्य भी करते थे। मान लो नदी बना दिया, जैसे नदी कह रही हूँ, सॉरी, बांध बना दिया नदी पे, कोई कुआं खोद दिया, कोई कैनाल बना दी, कुछ न कुछ, जैसे सिंचाई का काम हो गया, सड़क बना दी, या मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया, इन सब चीजों में पैसे दे देते थे। सामाजिक गतिविधि में भी भाग लेते थे, इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती थी। ठीक है, तो शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या पड़े, सोशल इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, तो इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटी बढ़ी। जब शहर बसते हैं तो नए नए नगरों में रोजगार मिलते हैं, क्योंकि शहर के बीच मंदिर होता है, मंदिर ही हमें इतनी सारी नौकरी दे देता है। उसमें सफाई कर्मी, रसोईया, पुजारी, मूर्ति बनाने वाला, शिल्प कला वाला, माला बनाने वाला, फिर आसपास शहर है तो उसमें व्यापारी होंगे, है ना, माल को ले जाने आने वाला होगा, और जो खेती कर रहा होगा उससे माल खरीदेंगे तो उससे भी बिक्री होगा। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ग्रामीण जनता नगरों की ओर आकर्षित होते हैं और शहर आते हैं और बसते हैं, अपने पैसे कमाने का जरिया खोजते हैं। वही कल्चर डेवलपमेंट भी होता है अर्बनाइजेशन से, यानी सांस्कृतिक विकास, नगर कला विकसित होती है, संगीत, नृत्य, साहित्य का केंद्र होता है हमारा शहर। सांस्कृतिक गतिविधियों का संरक्षण, विजयनगर में क्या करे, जब नगर था जैसे हम्पी, वहां पे बहुत ज्यादा नगर कला का विकास किया गया, उसमें साहित्य बहुत सारे लिखे गए, और संगीत, भरतनाट्यम जैसे नृत्य, मूर्ति कला, चित्रकला, इन सबको संरक्षण मिलता था। सोशल मोबिलिटी भी देखने को मिलती थी। सामाजिक गतिशीलता, नगरों में व्यक्ति की पहचान उसके कार्य और आर्थिक स्थिति से निर्धारित होती थी, इससे सामाजिक गतिशीलता बढ़ती थी। मतलब नगरों में व्यक्ति की पहचान जो है उसकी आर्थिक स्थिति को देख के की जाती थी, बल्कि उसकी जाति देख के नहीं की जाती थी। तो समाज में गतिशीलता एक आती थी। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे हम, कि इस प्रकार शहरी केंद्र और व्यापारिक नेटवर्क दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था का क्या था, एक इम्पोर्टेंट स्तंभ था। कृषि और मंदिर अर्थव्यवस्था ने क्या करा, विजयनगर साम्राज्य को फला फूला बनाया और व्यापार को समृद्ध किया। अब हमारा तीसरा टॉपिक है आपकी यूनिट नंबर 2 का ही आपकी, तो वो है हमारा क्राफ्ट सिस्टम
मॉनिटरी सिस्टम, गिल्ड्स, ठीक है, इन तीन के बारे में हमें पढ़ना है। शिल्प व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और गिल्ड्स के बारे में। तो शिल्प व्यवस्था का विकास अगर जाने हम, तो दक्षिण भारत की जो मध्यकालीन अर्थव्यवस्था थी, यानी जो दक्षिण भारत की जो मिडाइवल की जो इकोनॉमिक थी, वो क्या थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी शिल्प के तौर पे, ठीक है, साउथ इंडिया में। कृषि और व्यापार के साथ साथ क्या हो रहा था, विजयनगर साम्राज्य में अर्थव्यवस्था में विविधता देखने को मिल रही थी, स्थायित्व भी देखने को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि राजा संरक्षण दे रहे थे। शिल्प केवल जीविका का ही साधन नहीं होते थे, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक पहचान, ये सभी बनाने का कार्य करते थे। शिल्पकार क्या कर रहे थे, नगरों को मंदिर के आसपास बसाते थे, जहां उन्हें निरंतर कार्य और संरक्षण प्राप्त होता था। मंदिर को इससे प्रोत्साहित मिलता था और कला का भी संरक्षण किया जाता था। मेजर क्राफ्ट टाइप्स की बात करें तो दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के शिल्प विकसित हुए थे, जैसे कि धातु शिल्प, पत्थर शिल्प, लकड़ी कार्य, आभूषण निर्माण, मिट्टी के बर्तन। इन शिल्पों के उत्पाद स्थानीय और दूरदर्शी जो बाजार है उसमें बेचे जाते थे, ठीक है, लोकल मार्केट। तो टेम्पल एंड क्राफ्ट कंजर्वेशन की बात करें अगर, मंदिर और शिल्प संरक्षण की, तो मंदिर जो है वो शिल्प कला का संरक्षण होता था, क्योंकि मंदिर द्वारा संरक्षण दिया जाता था नृत्य को, मूर्ति कला को, चित्रकला को, इन सभी चीजों को। तो मंदिर निर्माण करता था, मूर्ति स्थापना करता था, अलंकरण करता था, उत्सव में आवश्यकता भूमिका निभाता था। तो मंदिर द्वारा क्या होता था, सभी चीजों को संरक्षण दिया जाता था, जिससे आर्थिक सहायता दी जाती थी और सामान भी देते थे मंदिर इन्हें, ठीक है। शिल्प और नगर की बात करें, क्राफ्ट और टाउन कैसे एक दूसरे से जुड़ा था, तो नगर शिल्प उत्पादन का वितरण केंद्र था। जितने भी शिल्प बनाए जाते थे वो सबको बेचा कहाँ जाता था, नगरों में, उन सब मूर्ति वगैरह इन सब चीजों को। तो नगरों में शिल्पकारों के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित होते थे, ठीक है, जिसमें उनकी गुणवत्ता, निर्णय, व्यापार, सुविधा, इन सबको ध्यान में रखा जाता था। और वहां से वो लोग क्या करते थे, अच्छी अच्छी मूर्ति, अच्छी अच्छी चित्रकला, अच्छी अच्छी चीजें जो शिल्पकार करते हैं वो सब बनाते थे, क्राफ्ट की चीजें, ठीक है। तो क्राफ्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, शिल्प और सामाजिक संरचना, तो शिल्पकार समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग थे। यद्यपि उनका स्थान सामाजिक जो जो हमारा हायरार्की देखती है उसमें एक अलग था, फिर भी उसकी आर्थिक उपयोगिता के कारण उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिला था। माना जो हमारे शिल्पकार आते हैं वो सोशली देखिए तो वो नीचे कास्ट में उनको माना जाता है, बट अगर उनकी हम इस सम्मान की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में उनको ज्यादा सम्मान दिया जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी सांस्कृतिक विरासत के तौर पे देखते थे उन्हें हम। डेवलपमेंट ऑफ द करेंसी सिस्टम की बात करें अगर हम, कि मुद्रा प्रणाली का विकास, तो दक्षिण भारत में व्यापार और कर व्यवस्था के विस्तार के साथ मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ था। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं का क्या हुआ, विनिमय की सीमाएं समाप्त हो गई। अब क्या है, अच्छी तरह से दोनों एक दूसरे से व्यापार कर सकते थे, आर्थिक लेन देन बहुत ज्यादा आसान हो गया था मुद्रा के उपयोग से। मुद्रा, पहले बार्टर सिस्टम होता था, मुद्रा आने से बहुत ज्यादा ईजी हो गई, क्योंकि बार्टर सिस्टम में ये होता था कि अब वो जो डिमांड करता था सामने वाला, हमें ये दो तब हम ये देंगे, तो ऐसी चीज में मुश्किल हो जाती थी। तो कर भुगतान, व्यापारिक लेन देन, इन सबको मजबूती मिली। मुद्रा और राज्य की अगर हम बात करें तो मुद्रा प्रणाली पर राज्य का नियंत्रण होता था, आर्थिक नियंत्रण जैसे आज भी हमारी करती है ना गवर्नमेंट मुद्रा पे नियंत्रण, कर संग्रह में मुद्रा सुविधाजनक होता था, और व्यापार विनियम के लिए भी अच्छा होता था, लेन देन के लिए। तो मुद्रा और बाजार की बात करें तो मुद्रा के प्रयोग से बाजार का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था, मूल्य निर्धारण हुआ था, व्यापार में पारदर्शिता भी आई थी, इससे व्यापारिक गतिविधि भी तेज हुई थी। तो व्यवसायिक गिल्ड्स की अवधारणा की अगर हम बात करें तो शिल्पकार और व्यापारिक संगठित होकर क्या कर रहे थे, गिल्ड्स बनाते थे। गिल्ड्स आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के संगठन थे। गिल्ड्स का उद्देश्य क्या होता था, सदस्यों के हितों की रक्षा करा जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए, विनियम को भी बढ़ाया जाए, और सामाजिक सुरक्षा जो है उसको भी दिया जाए। तो गिल्ड्स की संरचना की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो कैसा होता था, तो गिल्ड्स में प्रमुख प्रमुख विशिष्ट जो लोग होते थे उनके कार्य निर्धारण होते थे, जैसे कि मूल्य निर्धारण कोई करता था, कोई चेक करता था, क्वालिटी चेक करता था कि जो भी सब मार्केट में वस्तु बिक रही है वो कैसी है, कोई कर भुगतान को देखता था कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा, कोई विवाद को सुलझाने का काम करता था, तो कोई सामाजिक सहायता देने का काम करता था। तो सबके अपने अपने काम बटे थे गिल्ड्स के, ठीक है, ये व्यापारियों का समूह होता था गिल्ड्स। तो गिल्ड्स और राज्य की बात करें तो राज्य गिल्ड्स को संरक्षण देता था, क्योंकि जो गिल्ड्स है वो क्या करता था, राज्य को टैक्स देता था, और गिल्ड्स दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते थे, वो उसका व्यापार को सुरक्षा देता था और एक टैक्स देता था। तो गिल्ड्स के माध्यम से राज्य को व्यापार में शिल्प का नियंत्रण हो पाता था, ठीक है। गिल्ड्स का सामाजिक महत्व क्या होता था, गिल्ड्स ने अपने सदस्यों को पहचान दी, सुरक्षा दी और सम्मान दिया, जिससे संकट के समय गिल्ड्स सहायता करती थी और सामूहिकता की भावना भी अपने आप में जगाती थी। वहीं कृषि, नगर शिल्प और व्यापार के बारे में जाने तो कृषि ने बहुत ज्यादा क्या क्या है, अर्थव्यवस्था में अपना रोल दिया है। विजयनगर में मंदिर ने भी संसाधन और प्रबंधन
करने का बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है विजयनगर में। नगरों के वितरण और व्यापार को गति, नगर ने क्या करा, जितने भी चीजें उसका वितरण करने, लेन देन और भंडार घर और मार्केट का एक रास्ता दिखाया। वही शिल्प और गिल्ड्स ने क्या करा, विजयनगर में संगठित होकर एक स्थिरता प्रदान की विजयनगर साम्राज्य में। तो ओवरऑल क्या कहेंगे हम कि दक्षिण भारत की मध्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसने क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और एक संतुलित, बैलेंस और बहुआयामी व्यवस्था के तौर पे क्या करा, अपनी नींव रखी। इसी नींव में मंदिर, स्तंभ, नगर, इसमें शिल्पकार, मुद्रा और गिल्ड्स, इन सब की शक्ति हमें देखने को मिली और जो प्रयोग है वो देखने को मिला। तो इस अर्थव्यवस्था ने क्या करा, न केवल राज्य को राजनीतिक और सैन्य शक्ति बढ़ाई बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी चीजों को भी समृद्ध किया, क्योंकि मंदिर द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था, संस्कृति को और समाज को कंट्रोल किया जा रहा था। तो कृषि और शहरी, इन दोनों ने क्या करा, विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध बनाया और विजयनगर साम्राज्य में स्थिरता लाई। तो यहाँ होता है आपका यूनिट नंबर 2 पूरा खत्म। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। सो धन्यवाद।